हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। सो बच्चों, जो हमारा लास्ट टॉपिक था उसमें हम लोगों ने डिस्कवरीज पढ़ी थी, राइट। डिस्कवरी हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रोटॉन की डिस्कवरी देख चुके हैं, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी देख चुके हैं, है ना। तो बहुत इंटरेस्टिंग सी डिस्कवरी रही थी, अलग अलग साइंटिस्ट के कामों के बारे में हम लोगों ने जाना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स। इनके बारे में हम लोग जानेंगे कि आइसोटोप्स, ये आइसोबार और आइसोटोन्स होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे बच्चे आइसोटोप्स के बारे में। आइसोटोप्स, आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स वो होते हैं, वो एटम या वो एलिमेंट आप बोल सकते हैं जिनका क्या हो, एटॉमिक नंबर सेम हो, बट जो उनका एटॉमिक मास है वो क्या हो, डिफर हो। ठीक है, आप बोल सकते हैं दैट आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। ठीक है, आइसोटोप्स आर द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, यानी कि सेम एलिमेंट के ही एटम की मैं यहां पर बात कर रही हूं। गॉट इट? ये नहीं है कि जो दो डिफरेंट एटम मैंने ले लिए, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के उठाए मैंने एटम, नहीं, सेम एलिमेंट के ही एटम होंगे। So isotopes are the atoms of the same element which have the same atomic number, which have the same atomic number but differ by their atomic mass, है ना। क्या होगा? डिफर बाय देयर एटॉमिक मास। तो ये चीज आपने देखी भी होंगी, ये चीज आपने सुनी भी होंगी पहले की अपनी अर्लियर क्लासेस में आइसोटोप्स के बारे में। तो इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है आपका हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन जो है वो उसके 3 आइसोटोप हमें मिलते हैं। कौन कौन से मिलते हैं? एक होता है प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। गॉट इट? तो जैसे हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का सिंबल क्या है हमारे पास? कैपिटल H। ठीक है, तो प्रोटियम क्या होता है? इनको हम डिनोट तो H से ही करते हैं। ठीक है, कल हम लोगों ने सिंबलाइजेशन करना भी सीखा था। उसमें क्या देखा था? ये आपका कोई भी एटम है, ऊपर हम लोग क्या मेंशन करते थे? मास मेंशन करते थे, और नीचे क्या मेंशन करते थे? उसका एटॉमिक नंबर, दैट मीन्स A, और इधर क्या करते थे? Z। तो यहाँ पर इन्हीं में चेंजेस आएंगे। तो इसका, इन सब का क्या होगा? आप लोगों ने अभी देखा कि जो एटॉमिक नंबर होगा वो क्या होगा? सेम। तो जो एटॉमिक नंबर है बच्चे वो तो क्या है? सेम है। ऐसे ही जो प्रोटियम है, प्रोटियम या इसका जो मास है ना, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, इनका मास डिफर होगा। तो प्रोटियम का मास कितना होता है? 1, ड्यूटेरियम का होता है 2, और ट्रिटियम का होता है मास 3। ठीक है, तो ये क्या है? हाइड्रोजन के आइसोटोप है जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है, बट क्या है? एटॉमिक मास क्या करते हैं? डिफर करते हैं। अगर इसके अंदर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और किसकी बात करूं? न्यूट्रॉन की बात करूं, तो इनके अंदर नंबर ऑफ, क्या कह सकते हैं? दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, but different, they have same number of electron and proton but different neutron। इनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो होते हैं सेम, बट न्यूट्रॉन क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। ठीक है, मास तो आपका इन्हीं की वजह से बढ़ता है ना। ठीक है, तो अगर मैं प्रोटियम की बात करूं बच्चे, तो प्रोटियम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 1, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? 1, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है? 0। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में अगर मैं ड्यूटेरियम की बात करती हूं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 1, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? 1, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है? 1। तभी तो मास कितना हुआ? 2 हुआ, है ना। कि जो किसी भी एटम का जो मास होता है वो किसकी वजह से होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास के इक्वल होता है। गॉट इट? ऐसे ही अगर मैं ट्रिटियम की बात करूं, तो ठीक है, ड्यूटेरियम को आप डी से भी, कैपिटल डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और ट्रिटियम को कैपिटल टी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे इस चीज को जस्ट हमने इस सिंबलाइजेशन की फॉर्म में समझने के लिए हम लोगों ने ऐसे देखा। ऐसे जो ट्रिटियम है उसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितना है? होते हैं 1,
प्रोटॉन कितने होते हैं 1, लेकिन जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे वो कितने होंगे 2। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 1 1 1 1 1 1, लेकिन न्यूट्रॉन कितने हैं, इसमें 0, इसमें 1 और इसमें क्या है 2। तो आइसोटोप वही होते हैं जिनका क्या हो, एटॉमिक नंबर सेम हो बट क्या हो, एटॉमिक मास डिफरेंट हो। और वो जो एटॉमिक मास डिफर करता है वो डिफर करता है बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अगर आपसे स्पेशली भाई ये डेफिनेशन तो बहुत बार पढ़ चुके, क्वेश्चन यही तो पूछेगा ना कि किसकी वजह से, हमने तो सुना हाइड्रोजन के अंदर एक ही प्रोटॉन होता है तो मास कैसे डिफर करते हैं, तो भाई मास डिफर करता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के चेंज होने की वजह से। गॉट इट। उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पर आइसोबार्स के बारे में। ठीक है, यही एक मिनट, आइसोटोप्स जो होता है, आइसोटोप का सिर्फ एक हाइड्रोजन ही एग्जांपल नहीं है, बहुत सारे एग्जांपल है। क्लोरीन का आप एग्जांपल ले सकते हैं, तो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर कितना होता है 75। ठीक है, लेकिन इसके दो आइसोटोप आपको देखने को मिलते हैं, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। तो यहाँ पर भी क्या है, इनका मास क्या कर रहा है बच्चों, वेरी कर रहा है। कार्बन इसका एग्जाम्पल है, बहुत सारे हमारे पास आइसोटोप्स प्रेजेंट है। थोड़ा बहुत आपने पीरियोडिसिटी के चैप्टर में पढ़ा होगा, है ना, क्या कि जो मेंडलीव थे वो यही तो नहीं बता पाए थे कि आइसोटोप्स को कहाँ पे प्लेस किया जाए। अब बात करते हैं आइसोबार्स के बारे में। तो आइसोबार्स के अंदर ऐसा क्या होता है, इसके अंदर थोड़ा सा रिवर्स वाला सिस्टम हो जाएगा आइसोटोप्स में। इसमें क्या होगा कि जो जो एटॉमिक नंबर होता है एलिमेंट एटम का वो तो क्या होगा, डिफरेंट होगा, लेकिन जो एटॉमिक मास होगा वो क्या होगा बच्चे, सेम होगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं दीज आर आइसोबार्स आर दी एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर जो एटम होगा वो डिफरेंट एलिमेंट से बिलोंग कर रहा होगा। और यहाँ पर देखो सारे के सारे हाइड्रोजन के ही थे, उन्हीं में हम लोगों ने चेंजेस वो कंपैरिजन किया था। यहाँ पर जो आपके एलिमेंट एटम होंगे वो डिफरेंट एलिमेंट से क्या कर रहे होंगे, बिलोंग कर रहे होंगे। सो एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक मास, जिसका एटॉमिक, इनका जो एटॉमिक मास होगा वो क्या होगा, सेम होगा बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो बच्चे ये तो अंडरस्टूड ही है कि अगर आपका जो एटम है वो डिफरेंट एलिमेंट से बिलोंग कर रहा है तो हर एक एलिमेंट का अपना एक एटॉमिक नंबर है, तो इनके जो एटॉमिक नंबर होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो ये क्या कहलाते हैं बच्चे, आपके आइसोबार्स कहलाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर इनका एग्जाम्पल लेकर चलती हूँ तो आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, कैल्शियम और आर्गन का आप इसमें एग्जाम्पल लेकर चल सकते हैं। ठीक है, आर्गन का ले सकते हैं, ठीक है, पोटेशियम का आप इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं, कैल्शियम का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, तो आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। आर्गन का जो एटॉमिक नंबर होता है 18, पोटेशियम का 19 एंड कैल्शियम का 20। तो एटॉमिक नंबर क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। लेकिन अगर मैं इनके एटॉमिक मास की बात करूं तो तीनों का जो एटॉमिक मास है वो कितना होता है, 40 होता है। तो एटॉमिक मास बच्चे यहाँ पर क्या है, सेम है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है कि किसकी वजह से इनका जो एटॉमिक मास है वो सेम है, किसकी क्या क्या चीज इसमें क्या है, डिफर कर रही है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं द सम ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ ईच एटम, वो क्या होगा, सेम होगा। मतलब इनके केस में, इनमें जो सम है ना किसका, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, वो क्या होगा, सेम होगा हर एक केस में। ठीक है, लेकिन जो इनके नंबर्स होंगे वो क्या कर रहे होंगे, वेरी कर रहे होंगे। नंबर्स क्या कर रहे होंगे, वैरी कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आर्गन की बात करती हूँ तो आर्गन के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, देखो इलेक्ट्रॉन के तो अंडरस्टूड है, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि उसी से तो इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी क्या रहती है, मेंटेन रहती है। तो वो चीज तो अंडरस्टूड होगी कि जितना प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो जो प्रोटॉन है, ठीक है, प्रोटॉन कितने होते हैं, 18 होते हैं, सॉरी हाँ आर्गन के अंदर सॉरी प्रोटॉन कितने होते हैं, 18 होते हैं। लेकिन अगर मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करूं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, 22 होंगे। अगर मैं पोटेशियम की बात करूं तो इसमें प्रोटॉन कितने होते हैं, 19 होते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होते हैं, 21 होते हैं। कैल्शियम की अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं, 20 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज ऑल्सो
20। तो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही क्या कर रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, वेरी कर रहे हैं। बट जो मास होता है, एटॉमिक मास, वो किसके सम के इक्वल होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के इक्वल होता है। तो यहाँ पर जब आप इनका सम करेंगे तो वो कितना आएगा, 40 ही निकल के आएगा। सो ये क्या था, आप कहलाते हैं आपके आइसोबार। उसके बाद में क्या आते हैं आपके आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, इनके अंदर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं ना, वो क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, लेकिन जो मास होता है वो एटम्स के अंदर वो क्या होगा, डिफर होगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं दैट इज एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट मास नंबर भी क्या हो, डिफरेंट मास नंबर। इस केस में देखो न्यूट्रॉन डिफर थे, ठीक है, लेकिन जो मास नंबर था वो क्या था, सेम था। अब यहां पर क्या है, मास नंबर डिफरेंट है, लेकिन जो क्या है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहां पर प्रेजेंट है। तो एग्जांपल मैं यहां पर ले सकती हूँ बच्चे, सिलिकॉन का एग्जांपल ले सकती हूँ मैं यहां पर, ठीक है, फॉस्फोरस का एग्जांपल ले सकती हूँ, सल्फर का एग्जांपल ले सकती हूँ। तो अगर मैं इनके एटॉमिक नंबर की बात करूं तो सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 14, ठीक है, फॉस्फोरस का कितना होता है 15, सल्फर का होता है 16। तो इसका इनके अगर मास की मैं बात करूं तो इनके अंदर सिलिकॉन का जो मास होता है वो होता है 30, फॉस्फोरस का जो मास होता है वो होता है 31, और सल्फर की अगर मैं बात करूं तो मास होता है इनका 32। गॉट इट। अगर अब मैं इनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करूं तो सिलिकॉन के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं 14, ठीक है, और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं वो होते हैं 16। अगर मैं फॉस्फोरस की बात करूं तो नंबर ऑफ फॉस्फोरस में नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं 15 बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 16। सल्फर की बात करूं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं 16 बट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 16। देखो तो यहां पर मास नंबर तो डिफरेंट है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या आ रहे हैं बच्चे, सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम यहाँ पर तो ये ऐसे केसेस क्या कहलाते हैं, आपके आइसोटोन्स कहलाते हैं, ऐसे एटम। इसके अलावा हमारे पास एक और स्पीशीज आती है, दैट स्पीशीज इज नोन एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक एटम्स एंड आयंस। ये क्या होता है, आइसो का मतलब होता ही क्या, ये जो मैं आइसो वर्ड हर जगह लगा रही हूं, आइसो का मतलब ही क्या होता है, सेम, ठीक है, सेम। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ऐसे स्पीशीज जिनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो, सेम हो। बेशक से जो आपके जो एलिमेंट है, दोबारा सुनिए, आपके जो एटम है वो डिफरेंट एलिमेंट से बिलोंग करते हो, डजेंट मैटर, लेकिन अगर उनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, सो दैट टाइप ऑफ स्पीशीज इज नॉन एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। फॉर एग्जाम्पल इसको अगर डिफाइन करें तो कह सकते हैं द स्पीशीज एटम और आयन कुछ भी हो सकता है इसके अंदर, कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ electrons are called isoelectronic species, ठीक है, ओके। अच्छा, जैसे हमें एग्जांपल ले सकती हूँ यहाँ पर O2 नेगेटिव का, ठीक है, ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 8 है ना, 8 होते हैं। आउटर मोस्ट शेल वैसे मैं ओवरऑल की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो उसने क्या कर लिए, 2 इलेक्ट्रॉन और गेन कर लिए, तो 8 और 2 कितने हो गए, 10। फ्लोरीन की अगर मैं बात करूं तो फ्लोरीन के अंदर F नेगेटिव लेकर चल रही हूँ, फ्लोरीन के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 9। एक और इसने गेन कर लिया, टोटल हो गई 10, ठीक है। ऐसे ही मैं यहाँ पर सोडियम ले सकती हूँ, सोडियम के ऊपर मैंने पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, सोडियम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 11। अब एक इसने लॉस कर दिया, पॉजिटिव चार्ज दिखा रखा है, कितने हो गए, 10 हो गए। मैग्नीशियम का आप एग्जांपल ले सकते हैं, मैग्नीशियम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 12, ठीक है। मैंने यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज दिखा दिया, तो अब इसने यानी कि दैट मीन्स इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, लूज किए हैं, तो यहाँ पर क्या हो गए, 10। तो अब यहाँ पर ऐसे स्पीशीज, देखो आपको स्पीशीज कुछ भी दे सकता है, उसके ऊपर कोई चार्ज भी हो सकता है, तो इसने पहले ही कह दिया एटम भी हो सकता है, वो आयन भी हो सकता है, मतलब मैं यहाँ पे हीलियम भी तो लिख सकती थी,
सॉरी नियॉन भी तो लिख सकती थी, उसमें भी कितने होते हैं 10 होते हैं। दैट मीन्स मतलब आपको कुछ भी दे सकता है, वो एटम दे सकता है, आयन दे सकता है, आपको सिर्फ क्या करने है उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करना है। क्या करना है बच्चे, उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करना है। अगर उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है सेम है, सो वो स्पीशीज आपकी क्या कहलाएगी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहलाएगी। ओके अब देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या किए थे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मॉडल्स पढ़े थे, ठीक है, जिसमें आपका थॉमसन मॉडल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के बारे में पढ़ा। अब जैसे जैसे देखो बच्चे टाइम बीतता है तो क्या होता है, नई नई डेवलपमेंट्स होती रहती है, ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग क्या होता रहता है, नई नई डेवलपमेंट होती रहती है। तो ऐसे ही जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो हमारे एक नए साइंटिस्ट आए, कौन थे वो, नील बोर थे। तो नील बोर ने क्या दिया, अपना मॉडल ऑफ एटम दिया। उन्होंने क्या दिया, उन्होंने रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम को उठाया और उसके अंदर डेवलपमेंट करने की कोशिश की, ठीक है। तो जब वो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के अंदर डेवलपमेंट कर रहे थे तो उन्होंने कुछ दो नए कंसेप्ट क्या थे वो हम लोगों को दिए। तो वो दो नए कंसेप्ट क्या थे, जिसमें जो पहला कंसेप्ट था वो था ड्यूअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या था बच्चों, ड्यूअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ड्यूअल बिहेवियर। अब ये ड्यूअल बिहेवियर का मतलब क्या होता है, ड्यूअल का मतलब क्या होता है, दो। तो ये यहां पर बताना चाह रहा है दैट लाइट जो थी वो दो करेक्टर रखती है, पार्टिकल करेक्टर भी रखती है और वेव लाइट प्रॉपर्टी भी शो करती है, ठीक है। तो हम यहां पर ये क्या कहता है, दैट मीन्स लाइट has what, both particle like and wave like properties। अब इन चीजों को क्या है बच्चे, हम ब्रीफली थोड़ा सा और भी पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। वेव लाइक प्रॉपर्टीज पहली तो क्या थी, इन्होंने पहला कंसेप्ट तो ड्यूअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का बताया। उसके बाद में जो सेकंड इन्होंने बताया वो बताया एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में। अब ये क्या बला है, ये तो नाम ही आप लोगों ने क्या है पहली बार सुना होगा। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता क्या है एक्चुअल में, जो ये एक एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट होते हैं जिसमें आप किसी भी एटम का स्पेक्ट्रा ड्रॉ करते हैं। और ये स्पेक्ट्रा निकाला कैसे जाता है, ये निकाला जाता है आप किसी भी एटम के जो कुछ एनर्जी लेवल्स होते हैं उनको फिक्स किया जाता है, ठीक है। इनके बारे में बच्चे पढ़ेंगे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मतलब ये जो दो नए कंसेप्ट थे इनमें क्या किया गया, एटम के कुछ एनर्जी लेवल्स बनाए गए, उनको फिक्स करके उनसे रिगार्डिंग कुछ बातें हम लोगों को बताई गई। तो अगर इनमें मैं आगे इनमें बात करूं तो अगर मैं पहले कंसेप्ट की बात करती हूँ तो ये कहता है नेचर ऑफ लाइट का कंसेप्ट उठाते हैं, ठीक है। एंड इसको रिलेट किया गया किससे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, तो ये दो चीजें हैं जो क्या कर रही होंगी, इन दोनों कंसेप्ट को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो पहला मैं उठाती हूँ नेचर ऑफ लाइट। तो बच्चों आप लोगों ने न्यूटन के बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब ये मत कहना मैडम उसको कौन भूल सकता है, उसे नहीं गिरता तो दिक्कत ही नहीं होती है ना, फिजिक्स इतनी बढ़ा दी हमारी तो अब उसका तो कुछ नहीं कर सकते, पढ़ना पड़ेगा। सो नेचर ऑफ लाइट की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों ने न्यूटन के कंसेप्ट्स पढ़े थे। तो न्यूटन के अकॉर्डिंग न्यूटन ने कहा कि जो लाइट होती है वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, ठीक है, पार्टिकल नेचर रखती है लाइट। और इसको क्या कहा उन्होंने, कर्पस्कल ऑफ लाइट बोला, ठीक है। और इस चीज को उन्होंने एक्सपेरिमेंटली जो है प्रूफ भी किया। तो प्रूफ कैसे पढ़ा, आप लोगों ने रिफ्लेक्शन पढ़ा होगा, ठीक है, रिफ्लेक्शन आप लोगों ने पढ़ा है। आप लोगों ने रिफ्रैक्शन के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के अंदर क्या होता है, देखो रिफ्लेक्शन में ग्लास होता है, ठीक है, ग्लास के ऊपर लाइट स्ट्राइक करती है और वो क्या होती है, अपना पाथ डेविएट कर लेती है। भाई कोई भी चीज अपना पाथ डेविएट क्यों करेगी, उससे टकराएगी, है ना, कोई चीज आएगी टकराएगी और अपना पाथ, और वो आगे जो जिस चीज से टकरा रही है वो उससे थोड़ा सा हैवी है और अपना पाथ डेविएट कर रही है। तो कोई भी चीज टकरा रही है दैट मीन्स स्कैटर कर रही है। तो स्कैटर तो वही चीज कर सकती है ना जो पार्टिकल नेचर रखता हो, जो कोई मैटर है, कोई चीज है वो, ठीक है। यानी कि जैसे ये पेन है, ऊपर मेरे ऊपर कोई लाइट आ रही है तो ठीक है, मेरे को कुछ नहीं हो रहा, लेकिन क्या कि वो स्कैटरिंग कर, लेकिन ये क्या कहीं ना कहीं स्कैटरिंग कर रही, टकरा रही है,
ठीक है, क्या करिए, टकरा रही है। तो अगर कोई चीज टकराती है, स्कैटरिंग करती है, तो वो एक पार्टिकल नेचर रखती है। ये नहीं आर पार, कोई चीज आर पार चली गई तो वो यानी कि उसका उसके ऊपर कोई इफेक्ट था ही नहीं। ठीक है, कोई चीज यहां से आर पार चली गई तो उसमें कोई स्कैटरिंग ही नहीं हुई, यानी कि वो एक पार्टिकल नहीं था। तो कोई भी चीज अगर स्कैटर करती है तो वो पार्टिकल नेचर रखती है, और यही जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का जो मेथड था वो इसको प्रूव करता है। ठीक है, तो ये तो इन्होंने बताया किसके बारे में, कि जो लाइट होती है वो क्या रखती है, पार्टिकल नेचर रखती है। तो ये यहां से तो क्या प्रूव होता है कि लाइट में क्या मिला, पार्टिकल नेचर मिला। इसके बाद में कहते हैं कि वो वेव लाइक नेचर भी रखती है। क्या रखती है, वेव लाइक नेचर भी रखती है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ी है, लाइट की फ्रीक्वेंसी पढ़ी होगी, है ना, हम लोगों ने वाइब्रेशंस पढ़े हैं। तो इसका एक छोटा सा उन्होंने एग्जाम्पल दिया वेव मोशन को लेकर। वेव मोशन के अंदर आप क्या क्या पढ़ते हैं, आप लोग एक पॉन्ड में जाइए, उस पॉन्ड में पानी खड़ा है बिल्कुल, ठीक है, मतलब कोई भी मूवमेंट नहीं है, उसमें स्टोन डालिए, उस स्टोन से क्या होगा, थोड़ी सी वाइब्रेशन होगी और क्या बननी शुरू हो जाएंगी, लेयर्स बननी शुरू हो जाएंगी, जो वेव्स बननी शुरू हो जाएंगी एक तरीके से, है ना, वेव्स बननी शुरू हो जाएंगी। वो वेव्स यानी कि वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं एक तरीके से। ठीक है, क्या क्रिएट होती है बच्चे, वाइब्रेशंस क्रिएट होती है ऐसे केसेस में। तो यहां से हम वेव के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो लाइक आपका क्या है, ये कोई प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, तो जो वेव है वो कुछ इस तरीके से मूव कर रही होती है, कुछ इस तरीके से मूव कर रही होती है। तो जो बिल्कुल अपर पार्ट होता है, देखो ये वाला, ठीक है, ये वेव है, बिल्कुल मैक्सिमम जो पॉइंट होता है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, मेन एक्सिस, ठीक है, जो मेन एक्सिस है उसके ऊपर में ये जो आपके अपर पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, इनको तो कहा जाता है क्रस्ट। क्या कहा जाता है, क्रस्ट बोला जाता है। ऐसे ही प्रिंसिपल एक्सिस में बिल्कुल डेप्थ में भी तो कुछ पॉइंट ऐसे ही होंगे, ये बिल्कुल डेप्थ में हो गया, इनको हम बोलते हैं बिलो दी प्रिंसिपल एक्सिस, जो डेप्थ में दिखाई देते हैं बच्चों, उनको हम कहते हैं ट्रफ। क्या बोलते हैं इनको, ट्रफ बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो हाइट है प्रिंसिपल एक्सिस से इस पॉइंट की जो हाइट होती है, चाहे वो डेप्थ की बात करो चाहे हाइट की बात करो, इनको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। इसको भी क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड, जो हाइट होती है। ठीक है, अब ये भी एक वेव है, ये भी वेव है, ये भी वेव है, सारी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वेव। एक वेव से दूसरे वेव की डिस्टेंस, या फिर ये कह सकते हैं एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट की जो डिस्टेंस होती है, ये जो डिस्टेंस है, या फिर एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ की डिस्टेंस। ठीक है, यानी कि एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट की डिस्टेंस या फिर एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ की जो डिस्टेंस होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। क्या बोलते हैं बच्चे, वेवलेंथ हम इसको बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। दैट ये जो मेन पॉइंट होते हैं, ये हाइट वाला है, इसको हम क्रस्ट बोलते हैं, डेप्थ वाले को हम ट्रफ बोलते हैं, ये जो मैक्सिमम जो हाइट है, ये वाली जो हाइट दिखाई दे रही है आपको, इसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट की या एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ की, एक क्रस्ट से दूसरे ट्रफ पे मत आना। एक क्रस्ट अगर आपने लिया तो दूसरा ही क्रस्ट लेंगे, अगर ट्रफ लिया है तो दूसरा भी क्या लेंगे, ट्रफ लेंगे। वो क्या कहलाता है, वेवलेंथ कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है, वेवलेंथ कहलाता है। इनको हम डिनोट किससे करते हैं वो चीजें भी देखते हैं। ठीक है, तो वेवलेंथ होती है उसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा से, एम्पलीट्यूड को हम डिनोट करते हैं स्मॉल ए से। तो इनकी अगर छोटी छोटी डेफिनेशन पढ़ें तो सबसे पहले हमारे पास आती है लाइक वेवलेंथ। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है जो हमें किससे मिलती है, वेव मोशन से मिलती है। सो वेवलेंथ क्या होती है, अभी मैंने बोला द डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट क्रस्ट और ट्रफ। द डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट क्रस्ट एंड ट्रफ आर नोन एज वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ को हम इस सिंबल से, ये और कुछ ऐसे, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, लैम्डा, लैम्डा बोलते हैं। उसके बाद में अगर इसकी रिप्रेजेंटेशन की इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट इसकी हम यूजुअली लेते हैं एंगस्ट्रॉम ले सकते हैं। आपको पता है 1 एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻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 ⁻
10 मीटर के इक्वल होता है। आप 1 माइक्रोमीटर ले सकते हैं, तो 1 माइक्रोमीटर भी आपको पता है 10⁻⁻6 मीटर के इक्वल होता है। और किस में मेजर कर सकते हैं आप ये माइक्रोमीटर थी, ये मिली माइक्रोमीटर की अगर मैं बात करूं तो 10⁻⁹ मीटर भी हो सकता है। इसको आप नैनोमीटर भी बोलते हैं। 1 नैनोमीटर इज ऑल्सो इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, पिकोमीटर भी आप ले सकते हैं, दैट 1 पिकोमीटर किसके इक्वल होता है 10⁻12 पिकोमीटर। तो इन वेवलेंथ, क्योंकि ये बहुत छोटी होती है ना, बहुत ज्यादा स्मॉल होती है, तो इनको हम इन क्वांटिटीज में क्या करते हैं बच्चे, मेजर करते हैं। अगर मैं अब सेकेंड टर्म के लेके चलती हूँ, सेकेंड टर्म आती है आपकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सुना तो है ही आपने, ठीक है, एक बार छोटा सा रिवीजन करें। फ्रीक्वेंसी को इस तरीके से, इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम बोलते हैं न्यू। क्या बोलते हैं, न्यू। तो नंबर ऑफ वेव्स विच पास थ्रू अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी। यानी कि 1 सेकेंड के अंदर कितनी नंबर ऑफ वेव्स बनी, ठीक है, नंबर ऑफ वेव्स, कितनी वेव्स बनी, 1 सेकेंड का आपने टाइम फिक्स कर दिया, तो ये कितनी वेव्स बन रही है, वो क्या कहलाती है, उसकी फ्रीक्वेंसी। तो आप यहां पर लिख सकते हैं दैट द नंबर ऑफ waves which pass through a given point in 1 second is known as frequency। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से डिनोट करते हैं। अगर इसकी मेजरमेंट की यूनिट की अगर बात करें, ठीक है, तो मेजरमेंट की अगर बात करें तो हम स्पेशली इसको किस में करते हैं, हर्ट्ज में। ठीक है, किस में डिनोट करते हैं, हर्ट्ज में डिनोट करते हैं। पर सेकंड में भी, क्योंकि पर साइकिल देखते हैं ना हम यहाँ पर, तो पर सेकंड में भी क्या कर सकते हैं, इसको डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि 1 सेकंड में क्या करें, आप इसको मेजर करते हैं। थर्ड टर्म आती है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी तो आई डोंट थिंक कि आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत होती है। क्या होती है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए वेव इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। 1 सेकेंड मिनिमम यूनिट लेकर चलते हो, 1 सेकेंड में जितनी डिस्टेंस कवर की वो क्या कहलाएगी, उसकी वेलोसिटी कहलाएगी, मीटर पर सेकेंड यूनिट हो जाएगी। एम्पलीट्यूड की अगर मैं बात करूं, एम्पलीट्यूड तो क्या थी, हाइट और डेप्थ की बात चल रही थी। इट इज द हाइट, इट इज दी हाइट किसकी, क्रस्ट की, हाइट ऑफ क्रस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ, डेप्थ ऑफ, ये डेप्थ हो गई, डेप्थ ऑफ ट्रफ, ठीक है, ऑफ वेव, ऑफ वेव। तो क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड, इसको मैं रिप्रेजेंट करती हूं बच्चे स्मॉल ए से। ठीक है, इसके बाद में हाँ एक चीज और बतानी थी आपको फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बारे में। जो फ्रीक्वेंसी और जो वेवलेंथ होते हैं ये एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। मतलब अगर किसी केस में वेवलेंथ बढ़ रही है तो उसका मतलब ये होगा कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो रही होगी, घट रही होगी। ठीक है, तो क्या होगी, घट रही होगी। ठीक है, तो उनकी यूनिट भी क्या हो जाती है, अपोजिट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में एक और टर्म आती है आपकी विच इज वेव नंबर। वेव नंबर, वेव नंबर को किससे डिनोट करते हैं, न्यू से। ये जो न्यू तो आपने कहा था फ्रीक्वेंसी होती है, इस न्यू के ऊपर बार का साइन लगा देते हैं, इसको आप कहते हैं न्यू बार। न्यू, न्यू NEW वाला न्यू नहीं है, NU वाला न्यू है। ठीक है, न्यू बार। ठीक है, तो वेव नंबर क्या होते हैं, अगर मैं वेव नंबर को डिफाइन करूं तो कहते हैं इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेवलेंथ पर सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर में कितने नंबर ऑफ वेव्स क्या हुए, बने। तो अगर मैं हम डिफाइन करें इसको कह सकते हैं इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेवलेंथ पर सेंटीमीटर, यानी कि कितनी नंबर ऑफ वेवलेंथ किसमें, पर सेकेंड, पर सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं। एंड ये भी बोल सकते हैं किसके, इनवर्स होगा। ठीक है, इनवर्स होता है ये वेवलेंथ के। एंड इज इक्वल टू दी इनवर्स ऑफ
वेवलेंथ। तो वेवलेंथ के बच्चों क्या होता है, ये इनवर्स होता है। और किस में एक्सप्रेस करते हैं हम इसको, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर। सो न्यू बार किसके इक्वल होता है, 1/λ। किसके इक्वल होता है, 1/λ के इक्वल होता है, इनवर्स होता है उसका। ठीक है। सो अभी हमने यहां पर वेवलेंथ, वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी, ये टर्म्स पढ़ी। तो अब क्या पढ़ेंगे हम, इनके बीच में कुछ क्या कोई रिलेशनशिप भी है क्या। तो रिलेशनशिप बिटवीन किसके बीच में, वेवलेंथ के बीच में, वेव नंबर के बीच में, फ्रीक्वेंसी के बीच में एंड वेलोसिटी के बीच में। ठीक है। तो इनके बीच में कोई रिलेशनशिप है, ऑफ कोर्स है। क्या होता है, जो सी होता है आपका, सी आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है। किसके इक्वल होता है, लैम्डा इंटू न्यू, लैम्डा इंटू न्यू के इक्वल होता है। ठीक है। दैट मीन्स जो न्यू होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, सी बाई लैम्डा। ये लैम्डा कहाँ चला गया, नीचे चला गया इधर। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको, क्या मैं इस टर्म को ऐसे लिख सकती हूँ, सी इंटू न्यू इज इक्वल टू सी इंटू 1/λ। इस वाले को ऐसे लिख सकती हूँ ना, सी इंटू 1/λ। और 1/λ किसके इक्वल था, वेव नंबर के इक्वल था। सो न्यू इज ऑल्सो इक्वल टू सी डॉट न्यू बार, वेव नंबर के इक्वल हो गया। तो इस तरीके से क्या है, हम कुछ क्या निकाल सकते हैं, इनके बीच में रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। ठीक है। इस पर बेस छोटे मोटे क्या आ जाते हैं, क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल वगैरह आ जाते हैं, जो आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला। ठीक है। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरे पास में, क्वेश्चन में कहता है येलो लाइट emitted from a sodium lamp has a wavelength कितनी दिखा रखी है इन्होंने, वेवलेंथ 580 नैनोमीटर, 580 नैनोमीटर। कैलकुलेट दी फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर ऑफ दिस लाइट। तो इस लाइट की क्या बताएं, फ्रीक्वेंसी बताइए और क्या बताइए, वेव नंबर बताइए। ठीक है। तो बच्चे गिवन क्या क्या है, कहते हैं येलो लाइट एमिटेड फ्रॉम द सोडियम लैम्प, सोडियम लैम्प से एमिटेड हुई, हैज अ वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या है, मुझे गिवन है। ठीक है। वेवलेंथ कितनी दी है, 580 यानी कि 580 नैनोमीटर मुझे यहाँ पर गिवन है। ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो एज वी नो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁹ मीटर। तो वेवलेंथ यानी कि लैम्डा मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, 580 इंटू 10⁻⁹ मीटर। पूछ क्या रहा है आपसे, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी। ठीक है। तो आप लोगों को फॉर्मूला तो पता ही है, फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा इंटू न्यू इज इक्वल टू सी, या फिर न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा। तो न्यू पूछ रखा है, सी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा आपको गिवन है, तो बस वैल्यू पुट करनी है। सी क्या होता है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। लैम्डा कितना लिया आपने, कितना है आपका 580 इंटू 10⁻⁻⁹। यूनिट क्या है, यूनिट साथ साथ लेके चलिएगा हमेशा, ताकि वो आपको कैंसिल जो हो रही है कैंसिल हो जाए, और लास्ट में जो आपको यूनिट आपको इजिली मिल जाए। किस में थी, मीटर में। सो मीटर से तो क्या कैंसिल हो गई यूनिट, मीटर। तो किस में मिलेगी, पर सेकंड में। और आप लोगों को पता है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है उसकी यूनिट या तो हर्ट्ज होती है या फिर पर सेकंड में आप इसको मेजर करते हैं। तो बच्चे जब आप इन सबको कैलकुलेट करोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 5.17 इंटू 10⁻16 पर सेकेंड। ठीक है, सॉरी 14, क्या होगा 14 पर सेकेंड। अब वो पूछता है कि साथ साथ वेव नंबर भी बताइए। तो हमें पता है कि जो वेव नंबर होता है वो होता है इनवर्स ऑफ लैम्डा। तो बस वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा 1 में लैम्डा क्या है आपके पास में, ये रहा 580 इंटू 10⁻⁹ मीटर। तो जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट 1.72 इंटू 10⁻⁶, और ये मीटर नीचे है तो ऊपर जाके क्या आ जाएगा पर मीटर।
तो इस तरीके से छोटे छोटे सिंपल से क्वेश्चन है और बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप इनको इजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चे ये तो आप लोगों ने किसके बारे में पढ़ा, वेव और लाइट के बारे में पढ़ लिया। इसके बाद में हम नेक्स्ट जो कंसेप्ट था, नेक्स्ट कंसेप्ट क्या था, स्पेक्ट्रम के ऊपर था, और क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हम लोग यहाँ पर देखेंगे, है ना। नेचर ऑफ लाइट देख रहे थे और साथ में क्या देख रहे थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते ही क्या है, वो रेडिएशंस जो क्या रखती हो, जिनमें इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड दोनों देखने को मिले। ठीक है, एक्चुअल में क्या हुआ था, 1870 में जेम्स क्लार्क आए थे। ठीक है, कौन आए थे, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। नाम याद नहीं रहता है, सन याद नहीं रहता है, दैट डजंट मैटर, तो टेंशन में नहीं आना है बिल्कुल भी। तो देखिए 1870 में जेम्स क्लार्क मैक्सवेल आए थे, उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था हमें लाइट के बारे में। उन्होंने कहा कि लाइट के अंदर और भी रेडिएंट फॉर्म की रेडिएंट एनर्जी की फॉर्म देखने को मिलती है, और वो रेडिएंट एनर्जी जब प्रोपेगेट करती है स्पेस में, ठीक है, स्पेस में प्रोपेगेट करती है वेव की फॉर्म में। दोबारा सुनिए क्या कहते हैं कि लाइट की एक और फॉर्म होती है, वो एक रेडिएंट एनर्जी की फॉर्म में होती है, और वो जो एनर्जी होती है वो वेव की फॉर्म में प्रोपेगेट करती है, किसमें, स्पेस में। ठीक है, वेव की फॉर्म में क्या कर रही होती है, प्रोपेगेट कर रही होती है, और जब वो प्रोपेगेट कर रही होती है, मूव कर रही होती है, तो उनके अंदर कुछ ऐसे, उनके अंदर वो जो रेडिएशंस होती है, उनके अंदर कुछ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलता है। जब वो वेव्स मूव कर रही होती हैं तो उनमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलता है। तो ऐसे इन रेडिएशन जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड रखती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहते हैं। तो इन रेडिएशंस की क्या होती हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, और वही कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं क्या क्या होती हैं। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स कहता है दैट दीज, जो इनके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, वो क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो क्या कहता है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स दैट ऑसिलेट, जो उनमें ऑसिलेट हो रहा है, इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू ईच अदर, इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू ईच अदर। तो अगर मैं आपको इसको ड्रॉ करके बताऊं, तो मान लीजिए ये आपका कोई एक्सिस है, ठीक है, और इस तरीके से ये दूसरा आपका एक्सिस है, लाइक दिस। ठीक है, और आपकी जो मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में यहां पर ड्रॉ कर रही हूं, तो मान लीजिए यहां पर ये इस तरीके से वेव की फॉर्म में ही कह रहा है ना, रेडिएशन जो है इस तरीके से, ये जो मैंने ड्रॉ किया है, ये क्या प्रोपेगेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इस तरीके से क्या कर रहे हैं बच्चे, प्रोपेगेट कर रहा है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो वो मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से मूव कर रहा होगा, परपेंडिकुलरली। तो अगर ये y है, तो दूसरा y कुछ, अगर इसको मैं थोड़ा सा अगर तिरछा ड्रॉ करती हूँ ऐसे, तो इसके परपेंडिकुलर इसका एक्सिस ये रहेगा, है ना, ये वाला इसका एक्सिस रहेगा दूसरे वाले का। तो उसके लिए क्या होगा, ये इस तरीके से, यूं, इस तरीके से ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। मतलब एक एक्सिस आपका ऐसा है, तो दूसरा क्या रहेगा, ऐसा। एक की वेव्स इस तरीके से मूव कर रही है, ठीक है, तो दूसरे की क्या हो जाएंगी, ये अगर परपेंडिकुलर है तो यहां से जो वेव आएंगी ये भी क्या है, परपेंडिकुलर हो गई, है ना। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोपेगेट कर रहे हैं, ये क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स तो बच्चों ये थे। ठीक है, अगर मैं बात करूं अब सेकंड कैरेक्टरिस्टिक की, तो जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक में कहता है ये
कि जो इनकी ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल कर रही हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल विद सेम स्पीड, मतलब दोनों इनकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी, सेम होगी। और अगर वैक्यूम में जब इनकी स्पीड चेक की गई वो मिली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये तो क्या थी, स्पीड ऑफ लाइट थी, ठीक है, क्या थी, स्पीड ऑफ लाइट थी। तो इसको क्या कह देते हैं हम, स्पीड ऑफ लाइट की तरह भी कंसीडर करके चलते हैं। एक्चुअल में मिला था 2.99 समथिंग, तो उसको हम प्रिसाइज करके क्या लिख देते हैं, 3 × 10⁸ लिख देते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट कहते हैं। ओके, अगर मैं इसकी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं तो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक में कहता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है उनको प्रोपेगेट करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी मीडियम। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, आपकी सनलाइट। अभी स्पीड ऑफ लाइट तो आप देख ही चुके हैं, जो सनलाइट होती है वो कहाँ से आ रही होती है, स्पेस से आ रही होती है। क्या स्पेस में कोई मीडियम होता है, उनके पास में कोई मीडियम नहीं होता, फिर भी वो क्या है आप तक पहुंच जाती है। तो ये जो थी क्या थी, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थी किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। पहली कैरेक्टरिस्टिक थी कि ये क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर क्या करती है, मूव करती है, ठीक है, ट्रेवल जो करती है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं ये, ठीक है। अगर इनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की बात करें, वेवलेंथ और जो फ्रीक्वेंसी होती है बच्चे वो भी क्या होती है, इनकी सेम होती है, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होती है वो सेम स्पीड से ट्रेवल करती है। स्पीड क्या है, अगर वैक्यूम में भी क्या देखी गई, इनकी स्पीड ऑफ लाइट कि इनको मूव करने के लिए, प्रोपेगेट करने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये तो किसके बारे में था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में था। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, तो बच्चों देखिए आपने अभी पढ़ा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं उनकी जो लाइट होती है वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है, राइट। लेकिन अगर मैं उनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो अगर आप एक ही टाइप की रेडिएशन की बात करें, देखो एक ही टाइप की रेडिएशन की बात कर रहे हैं, तो उसकी हमने वेवलेंथ और क्या बताई थी, फ्रीक्वेंसी। उनमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड देखे तो उनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या थी, सेम थी। लेकिन अगर आप डिफरेंट टाइप के क्या उठाते हैं, रेडिएशन देखेंगे, तो डिफरेंट रेडिएशंस की वेवलेंथ और जो क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, वो क्या होगी, डिफरेंट होगी, ठीक है, तो अलग अलग होगी। तो उनको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करना कि भाई इस तरीके की रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है, इस तरीके की रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है, ठीक है। या तो उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर एक पर्टिकुलर डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या कर देंगे, हम लोग अरेंज कर देंगे। और उस पूरे अरेंजमेंट को यानी कि उन रेडिएशंस को अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग देयर वेवलेंथ और आइदर डिक्रीजिंग देयर फ्रीक्वेंसी, हम लोगों को पता है कि जो अगर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, राइट। तो क्या कहता है ये कि अगर आप इस तरीके से उन रेडिएशंस को अरेंज करते हैं तो उस अरेंज्ड मैनर को क्या कहा जाता है, स्पेक्ट्रम बोला जाता है। और वो स्पेक्ट्रम किसका था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का। तो यही क्या होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहलाता है, ठीक है। तो आप यहां पर बोल सकते हैं द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या फिर ये भी बोल सकते हैं द arrangement of different types of electromagnetic radiation in the order of क्या, increasing wavelength और decreasing frequency, ठीक है, और decreasing frequency is known as इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इस जो अलग अलग टाइप की जो रेडिएशन है उनको अरेंज करना अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, वो क्या कहलाता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहलाता है, ठीक है।
तो इस तरीके से क्या है बच्चों, हमें क्या दिखाई देता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दिखाई देता है। तो आपको ये मैंने अभी ड्रॉ किया है, ये आपको एक तरीके से स्पेक्ट्रम नजर आ रहा होगा। लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज दिस। तो यहाँ पर मैंने 2 लाइन ड्रॉ की है ऑरेंज कलर से। तो ये क्या है, वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रही है। और यहां से अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हो तो वेवलेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जो नीचे वाली ऑरेंज लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, फ्रीक्वेंसी को। और अब यहां से अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो ये यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ये जो मेजरमेंट है ये सारी की सारी किसमें है, मीटर में है। तो आपको यहाँ पर दिखाई भी दे रहा होगा 10⁻⁻16, 10⁻⁻14, 10⁻⁻10, 10⁻⁻6, 10⁻⁻2 एंड 10⁻2। तो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ऐसे ही सॉरी वेवलेंथ। अगर आप फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हो तो देखो 26, 10⁻22, 10⁻18, 10⁻14, 10⁻10 एंड 10⁻6। तो क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट जब आप मूव कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रही है। तो इस यहाँ पर कुछ रेडिएशंस को रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां से ये वाला जो मैंने यहाँ पर ये वाली चीज ड्रॉ की है 10⁻⁻6 के आसपास, तो ये वाला जो बच्चे रीजन होता है ना, ये जो रीजन है ये कहलाता है विजिबल रीजन। क्या कहलाता है, विजिबल रीजन। और ये जो विजिबल रीजन होता है इसी रीजन के अंदर ही, मतलब यहाँ पर जो वेवलेंथ होती है इस रीजन की, इसी रीजन में क्या है, हम लोग देख पाते हैं। ठीक है, हम लोग जो चीजें देख पाते हैं, अगर वो कोई भी चीज इस रीजन के अंदर है तो ही वो दिखेगी, अदरवाइज वो नहीं दिखेगी। ठीक है, अगर इस रीजन से स्लाइटली मैं मूव करती हूँ टुवर्ड्स लेफ्ट, तो कौन सा रीजन आपको दिखाई देता है, यूवी रीजन दिखाई देता है, जिसको आप बोलते हो अल्ट्रा वायलेट रीजन। क्या बोलते हैं, अल्ट्रा वायलेट रीजन। और ये जो अल्ट्रा वायलेट रीजन होता है, अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो फ्रीक्वेंसी इसकी होती है अप्रोक्स 10⁻16 के आसपास। ठीक है, और अल्ट्रा वायलेट रीजन कहां से, यानी कि यूवी रेज आपको पता है कहां से मिलती है, सनरेज। क्या आप सनरेज को देख पाते हो, नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते हो, क्योंकि ये हमारे विजिबल रीजन से क्या है, बाहर है। ठीक है, अब उस यूवी रीजन से मैं स्लाइटली मूव करती हूँ फिर लेफ्ट की तरफ, तो वहां पर आपको दिखाई देती है एक्स रेज। ठीक है, क्या दिखाई देती है बच्चे, एक्स रेज। तो अगर इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो वो लाई करती है अप्रोक्स 10⁻⁻19 हर्ट्ज के आसपास। क्या, कहां पर, 10⁻19 हर्ट्ज के आसपास ये लाई करती है। तो एक्स रेज कब क्रिएट होती है, जब क्या होती है, हाई रेडिएटेड एनर्जी या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब स्ट्राइक करते हैं किसी हैवी मेटल से। जब किसी हैवी मेटल से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, क्या आप कभी एक्सरे, जो आपके एक्सरे कराने के लिए जाते हैं, जब बॉडी में कभी फ्रैक्चर हो जाता है तो लोग तो कहते हैं एक्सरे करा लो। तो एक्सरे कोई मशीन का नाम नहीं है, वहां पर वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो इस टाइप की रेस प्रोड्यूस करता है। और वो रेस कौन सी होती है, एक्सरेज होती है। दैट्स वाई उस इंस्ट्रूमेंट का नाम ही हम क्या कहते थे, हम क्या बोलते हैं, एक्सरे कराओ जाके। ठीक है, तो जब वहां पर किसी भी बॉडी को क्या किया जाता है, लेटाया जाता है, तो क्या कहते हैं, मेटल, यानी कि मेटल की सारी चीजें निकाल दीजिए। ठीक है, जो ज्वेलरी डाल रखी है वो निकाल दीजिए। क्यों, क्योंकि वो हाई रेडिएटेड एनर्जी की जो लाइट होती है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, वो उस मेटल से स्ट्राइक ना हो जाए। ठीक है, इस वजह से वो चीजें निकलवाई जाती हैं। तो ये होती है एक्सरे। उसके बाद में फिर से हम थोड़े से और लेफ्ट की तरफ जाएं तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा गामा रेज। ठीक है, गामा रेज कहां से प्रोड्यूस होती है, ये प्रोड्यूस होती है किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से। ठीक है, कहां से प्रोड्यूस होती है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से। उसके टुवर्ड्स फिर आप थोड़े लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो आपको दिखाई देंगी कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक रेज हमारे अर्थ पर नहीं मिलती, ये कहाँ मिलती है, ओरिजिनेट होती है हमारे आउटर स्फीयर में। और किस तरफ आ रही होती है, कंटिन्यूसली हमारी अर्थ के ऊपर फॉल करती है ये। ठीक है, क्या करती है, कंटिन्यूसली हमारी अर्थ के ऊपर फॉल कर रही होती है। उसके बाद में मैं बात करूं किसकी, वापस से इस विजिबल रीजन पे आते हैं। इस विजिबल रीजन के अगर मैं राइट की तरफ चलूं तो इस राइट में जस्ट जैसे बिल्कुल लेफ्ट में यूवी रीजन था, तो बिल्कुल राइट में क्या है, आईआर रीजन है। इस आईआर रीजन को हम क्या बोलते हैं, इंफ्रारेड रीजन। क्या बोलते हैं बच्चों, इंफ्रारेड रीजन बोलते हैं। अगर मैं इस इंफ्रारेड रीजन की बात करूं और इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो ये लाई करता है 10⁻13 हर्ट्ज पर। ठीक है,
यहाँ पर यानी कि विजिबल रीजन से जब आप राइट की तरफ जाते हो तो ये जो रेज होती है ये एक थर्मल इफेक्ट क्रिएट करती है। थर्मल इफेक्ट यानी कि हीटिंग इफेक्ट हम लोगों को देती है। ठीक है, इस रीजन को भी हम नहीं देख पाते हैं क्योंकि क्या है, ये हमारे विजिबल रीजन से जस्ट बाहर है। आईआर रीजन से जस्ट फिर से मैं राइट की तरफ मूव करती हूँ तो यहाँ पर आपको माइक्रोवेव्स दिखाई देती हैं। ठीक है, माइक्रोवेव्स की अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी लाई करती है 10⁻10 हर्ट्ज पे। ठीक है, ये कहाँ पर यूज होता है, आपके टेलीफोन सर्किट्स में यूज होता है, राडार सिस्टम में इसका यूज होता है, और नहीं तो आपके घर में माइक्रोवेव ओवन तो होते ही है, तो उन ओवंस के अंदर भी जो वेव्स होती हैं जो आपके खाने को गर्म करती हैं या बेक करती है, क्या वो आपको रेज दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती, क्योंकि विजिबल रीजन से क्या है, बाहर है। तो वो जो ओवन होता है, आप उसको जिसको माइक्रोवेव्स बोलते हैं, तो वो एक इंस्ट्रूमेंट का नाम नहीं है। वो इंस्ट्रूमेंट इस तरीके की वेव्स रिलीज करता है और उन वेव्स की रिलीज होने के बेस पर उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या रख दिया गया, माइक्रोवेव रख दिया गया। अदरवाइज तो उसको ओवन ही बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके जस्ट आप राइट की तरफ जाएंगे तो वहां पर आपको दिखाई देंगे कौन सा रीजन आ जाता है, रेडियो वेव्स आ जाता है। और जो रेडियो वेव का रीजन होता है ये कहां पर यूज किया जाता है, ब्रॉडकास्टिंग में यूज किया जाता है बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से क्या किया गया, देखो अलग अलग टाइप की वेव्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया और यही क्या है, स्पेक्ट्रम कहलाता है। और ये रेज कैसी है, रेडिएशन कैसी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी रखती है और मैग्नेटिक फील्ड भी रखती है। अब देखिए आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि मैम ने ये ट्राइकॉन सा क्या बना दिया, तो ये क्या है, विजिबल रीजन है। और इस विजिबल रीजन के अंदर ये कहां से कहां लाई करता है, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में। तो यहां पर आपको दिखाई देते हैं 7 कलर्स विच इज विबग्योर। विबग्योर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, उसमें कौन कौन से कलर आते हैं, वॉयलेट आता है, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी यहां से यहां की तरफ, यानी कि आप जब लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे थे तो फ्रीक्वेंसी क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। दैट मीन्स जो आपका वॉयलेट कलर होता है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। और रेड कलर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, लो फ्रीक्वेंसी होती है। अब वेवलेंथ की बात करें, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जिसकी फ्रीक्वेंसी कम उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। वेवलेंथ हाई होने का मतलब आप उस कलर को दूर से भी देख सकते हैं। और यही एक रीजन होता है कि जो आपकी जो क्या होती है, जो आपके जो रेड लाइट्स होती है ना, यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, रेड कलर के होते हैं, ताकि वो आपको क्या दिखाई दे, दूर से दिखाई दे। ठीक है, तो ये तो क्या था बच्चे, स्पेक्ट्रम के बारे में था। और इसी रीजन में सिर्फ हम देख सकते हैं। और आप कहते हो कि हम तो मैम ब्राउन कलर भी देखते हैं और कलर भी देखते हैं, तो वो क्या होते हैं, ये तो आपको पता ही है कि इन कलर्स के क्या होते हैं, मिक्सचर्स होते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो आई होप आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। सो बच्चे पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।